तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि रिवर डिफाइनिंग सेक्टर स्काई रिवर कोर्ट को वॉर में हराकर मिड को जीत जाते हैं और वहां पर अपना घर बसाना शुरू कर देते हैं, जहां पर लीडर जैंग अपने सभी सेक्टर के मेंबर्स और लीडर को उनके नए सेक्टर के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टास्क दे रहे होते हैं, जिस पर बाय भी उन टास्क को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और लीडर जैंग को उनके सेक्टर के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर कई सारे आइडियाज देता है। इसी बीच जुआन टियान बाय फॉरेस्ट में फियान एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपने पास्ट की मेमोरीज को रिकवर कर लेती है और बाय को टारगेट करने का फैसला करती है, क्योंकि जिस आदमी ने उस फियान स्पीड को हजारों साल पहले सील किया था उसकी और बाय की एनर्जी एक जैसी थी। इसी दौरान सान लीडर को बताता है कि टियान बाय फॉरेस्ट से उसे काफी ज्यादा वियर्ड एनर्जी और आराम महसूस हो रही है, जिस पर लीडर जैंग बाय और सान को टियान बाय फॉरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाय और सान टियान बाय फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाय अपने दोस्तों की ग्रेव के सामने उनके आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहा होता है और वहां मौजूद आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि रिवर डिफाइनिंग सेक्टर और उनके स्काई रिवर कोर्ट के बीच होने वाली वॉर को रोकना नामुमकिन था और इसमें जिन लोगों की भी जान गई है उनके लिए बाय को बहुत दुख है। साथ ही बाय उसके मरे हुए साथियों से कहता है कि उन सभी लोगों ने अपने सेक्टर के बेटर फ्यूचर के लिए अपनी जान गंवाई थी और उन लोगों के नाम को उनके जाने के बाद भी याद रखा जाएगा, इसलिए अगर इस जगह पर कोई प्रेत आत्मा घूम रही है तो वो कृपा करके इस जंगल को छोड़कर चली जाए। पर तभी वहां पर सान आ जाता है, जिसकी डर की वजह से काफी ज्यादा हालत खस्ता हो रखी होती है और वो इस चक्कर में बाय को भी डरा रहा होता है। तभी सान का पैर किसी अजीब सी चीज पर पड़ता है, जिस पर सान को लगता है कि उसने जरूर किसी भूत के ऊपर लात रख दिया है, इसलिए सान बाय के पीछे छिप जाता है। पर बाय देखता है कि वो बस किसी मरे हुए आदमी की हड्डी थी जिसके ऊपर सान ने गलती से पैर रख दिया था और बाय सान को हड्डियों से डरने के लिए मना करता है, क्योंकि सान एक पावरफुल कल्टीवेटर था और उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा हड्डियां देखी होगी। पर बाय देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये हड्डी ऐसे ही बाहर क्या कर रही है, क्योंकि बाय को अच्छी तरह याद था कि उसने वॉर में शहीद हुए सभी लोगों को अच्छी तरह दफना दिया था, इसलिए बाय को लग रहा था कि इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए बाय उस टियान बाय फॉरेस्ट की और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है और सान को उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि सान उस फॉरेस्ट का रास्ता अच्छी तरह से जानता था, जिस पर सान अपना काम करने लगता है। पर सान को लगता है कि बाय को भी असल में डर लग रहा है, इसलिए बाय जानबूझकर उसे बलि का बकरा बना रहा है। पर बाय सान को चुपचाप उसके ऑर्डर को फॉलो करने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत ज्यादा कोहरा होने लगता है, जिस वजह से बाय और सान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहां पर बाय देखता है कि उस फॉरेस्ट में मौजूद ज्यादातर कब्रों की हड्डी पर मौजूद मसल और मांस को किसी ने अब्सॉर्ब कर लिया था। इसी दौरान हम सान को देखते हैं, जो कोहरे में खोने की वजह से अकेले भटक रहा होता है। तभी सान को एक कब्र पर उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, पर सान को लगता है कि शायद से उसे कोई वहम हुआ है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। पर तभी वो कब्र दोबारा से सान के सामने आ जाता है और सान देखता है कि वो चारों तरफ से कब्रों से घिर गया था, जो देखकर सान की हवा टाइट हो जाती है और वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम बाय को देखते हैं, जिसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी कोई बाय पर पीछे से अटैक कर देता है और उसका अटैकर बाय से कहता है कि उसने इस फॉरेस्ट में एक इल्यूजन बैरियर लगाया था और वो जानती थी कि सिर्फ बाय ही उसके इल्यूजन बैरियर से बिना अफेक्ट हुए यहाँ तक आ पाएगा। पर बाय अपने ओपोनेंट को देख नहीं पा रहा होता है, इसलिए बाय अपने आइज ऑफ द लॉ का यूज करके अपने ओपोनेंट को ढूंढने की कोशिश करता है। पर बाय देखता है कि वो अपने आइज ऑफ द लॉ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी बाय को एक ठंडी सी ऑरा महसूस होती है, जिस पर बाय को लगता है कि उसने पहले भी इस ऑरा को महसूस कर रखा है, इसलिए बाय अपने एलिक्सर का यूज करके उस ऑरा को वहां से हटा देता है, जिस पर बाय की अटैकर बाय के सामने आ जाती है, जो बाय से कहती है कि उन्हें एक दूसरे से मिले काफी ज्यादा टाइम हो गया है और बाय ने अपने एलिक्सर को पहले से ज्यादा काफी इंप्रूव कर लिया था। तभी बाय देखता है कि उस पर वही फियान स्पिरिट अटैक कर रही थी, जिसे बाय फॉलन स्वॉर्ड अबीज में मिला था, इसलिए बाय को लगता है कि वो फियान स्पिरिट शायद से यहाँ पर उसका एलिक्सर लेने आई है, इसलिए बाय उस फियान स्पिरिट को वो एलिक्सर देने के बहाने अपने लॉकेट की मदद से उस फियान स्पिरिट को भगाने की कोशिश करता है। पर वो स्पिरिट बाय की चाल समझ जाती है और उसे रोक देती है, क्योंकि उस फियान स्पिरिट को बाय के एलिक्सर से ज्यादा बाय में इंटरेस्ट था, इसलिए वो बाय की पावर देखने के लिए बाय पर अटैक करती है, जिस पर बाय उस अटैक को रोक देता है और वो फियान स्पिरिट यह देख पाती है कि बाय की ऑरा और टेक्निक उसी आदमी से मिलती थी जिसने उसकी मेमोरीज और पावर को सील किया था, जो देखने के बाद वो फियान स्पिरिट वहां से जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे अपने प्लान्स की तैयारी करनी थी। और वो फियान स्पिरिट जाने से पहले बाय से कहती है कि अगर बाय ने उनके बीच के इस एनकाउंटर के बारे में किसी को भी बताया तो वो उनके सेक्टर के हर एक कल्टीवेटर को जान से मार देगी। और ये कहने के बाद वो फियान स्पिरिट वहां से चली जाती है, जिस पर बाय सोचता है कि फियान स्पिरिट रियल में कितना ज्यादा खतरनाक है और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो आज जिंदा बच गया था। जिसके बाद बाय सान को ढूंढकर उसे जगाने की कोशिश करता है, जो बाय की शक्ल को देखकर डर जाता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बाय देखता है कि उस रात के बाद वो फियान स्पिरिट वापस कभी उस फॉरेस्ट में लौटकर नहीं आई, इसलिए बाय लीडर जैंग को ये रिपोर्ट करने जाता है कि उसने टियान बाय फॉरेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जिस पर लीडर जैंग बाय से उस प्रॉब्लम की वजह पूछते हैं, जिस पर बाय को उस फियान स्पिरिट की धमकी याद आ जाती है, इसलिए बाय लीडर
जैंग से झूठ कहता है कि इस सब प्रॉब्लम के पीछे एक इल्यूजन क्रिएट करने वाले स्प्लिट बीस्ट का हाथ था, लेकिन बाय और उसके साथियों ने उस मॉन्स्टर को उस एरिया से भगा दिया, इसलिए अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सुनकर लीडर जैंग को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके नए सेक्टर की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान किसी भी तरह की मुसीबत आए, इसलिए वो लोग इस मैटर को एक सीक्रेट रखने वाले थे और बाय को उसके कंट्रीब्यूशन के बदले कोई भी इनाम नहीं मिलने वाला था। जिस पर बाय एक जेंटलमैन की तरह लीडर जैंग से कहता है कि उसने ये काम फेमस होने के लिए नहीं किया, बल्कि उसने अपने सेक्टर की भलाई के लिए किया है। जिस पर लीडर जैंग बाय को उसके इस एटीट्यूड को फ्यूचर में बनाए रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में बाय के सामने ऐसे कई मैटर आने वाले थे जिन्हें वो पब्लिकली रिवील नहीं कर सकता था। तभी लीडर जैंग बाय को एक सीक्रेट बताने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं, जहां पर बाय की मुलाकात स्काई रिवर कोर्ट के लीडर से होती है, जिन्होंने मरने से पहले अपनी कुछ सोल को उन्हें मैसेज देने के लिए छोड़ दिया था। जहां पर स्काई रिवर कोर्ट के लीडर बाय को बताते हैं कि अब जब वो लोग मिड स्ट्रीम के ऑनर बन गए हैं तो उन्हें आने वाले वॉर्स के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अपर स्ट्रीम का सेक्टर तब तक ही पावर में रह सकता था जब तक मिड स्ट्रीम पर वॉर्स होती रहे। और यही वजह थी कि अपर स्ट्रीम ने उनके आधे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वो लोग रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के खिलाफ जंग करने से मना कर रहे थे, ताकि वो लोग दूसरे सेक्टर के लिए एक एग्जांपल सेट कर सके। और स्काई रिवर कोर्ट के लीडर उन लोगों को ये बात इसलिए बता रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि रिवर डिफाइनिंग सेक्टर इस चीज को बदल सकता है, क्योंकि उनके अंदर अपनी किस्मत को बदलने की काफी स्ट्रॉन्ग इच्छा मौजूद थी। और यह सब सुनकर बाय काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसे लगा था कि उस वॉर के बाद वो लोग शांति से रह सकेंगे। जिस पर लीडर जैंग बाय का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि चैलेंज ही एक वॉरियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए उसे अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। और जब उनकी ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही उनका सेक्टर एक प्रॉपर मिड स्ट्रीम सेक्टर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा, इसलिए बाय को तब तक किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान हम जुआन को देखते हैं, जो बाय के बारे में सोच रही होती है और उसे अपने ब्रदर के नाम से रेफर कर रही होती है, क्योंकि जुआन को यकीन हो गया था कि बाय और उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर जुआन बाय को फॉलो करती रहेगी तो वो एक दिन जरूर इस दुनिया को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में लौटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। जिसके साथ रिवर डिफाइनिंग सेक्टर और स्काई रिवर कोर्ट के बीच चल रही बैटल खत्म हो जाती है, जिसमें रिवर डिफाइनिंग सेक्टर की जीत होती है और वो लोग मिडल स्ट्रीम पर अपना घर बनाने लगते हैं। इसी दौरान सान और उनका ग्रुप टियान बाय फॉरेस्ट की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जहां पर सान को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती है, जिस पर वो इसकी कंप्लेन रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के लीडर से करता है। जिस पर लीडर जैंग बाय को टियान बाय फॉरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजते हैं, जहां पर जुआन बाय पर हमला कर देती है, जिसकी बॉडी पर फियान स्पिरिट ने कब्जा कर रखा था। पर उस फियान स्पिरिट को महसूस होता है कि बाय और उस आदमी की एनर्जी काफी ज्यादा सिमिलर थी जिसने हजारों साल पहले उसे फॉलन स्वॉर्ड अबीज में सील किया था, इसलिए वो फियान स्पिरिट बाय को जिंदा छोड़ देती है ताकि वो बाय की मदद से वापस अपने रियल वर्ल्ड में जा सके। जिस पर बाय इसकी रिपोर्ट लीडर जैंग को देता है, लेकिन बाय उन्हें उस फियान स्पिरिट के बारे में कुछ नहीं बताता है। तभी लीडर जैंग बाय को स्काई रिवर कोर्ट के लीडर की मेमोरी दिखाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अपर स्ट्रीम पूरे हेवन रीचिंग पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए मिड स्ट्रीम के बीच बैटल करवाते रहते हैं, इसलिए उन्हें अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लीडर एक साथ मिलकर रिवर डिफाइनिंग सेक्टर में मौजूद सभी डिसाइपल्स को एक स्पीच दे रहे होते हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा वॉर्स लड़ने और स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मिड स्ट्रीम पर जीत हासिल की है और आज के बाद से मिड स्ट्रीम उनका नया घर होने वाला है। इसलिए उन लोगों ने आज अपने रिवर डिफाइनिंग सेक्टर की एक मिड स्ट्रीम बनने की खुशी में एक सेरेमनी रखी थी, जिसके बाद सभी लीडर बाय को सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं, जहां पर सभी लोग बाय को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इस दौरान बाय अपने पास्ट में हुई सारी बैटल को याद कर रहा होता है, जिनकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाए थे, जहां पर बाय को एहसास होता है कि उसने अकेले मिड स्ट्रीम पर जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि इसमें उन सभी लोगों का हाथ था जिन्होंने मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया और अपना हौसला बिल्कुल भी नहीं खोया, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। और यही कारण था कि वो लोग आज अपने आप को इस मुकाम पर देख पा रहे थे। जिसके बाद बाय उनके नए सेक्टर की ओपनिंग सेरेमनी को स्टार्ट करने वाला होता है, जहां पर बाय अपने सभी साथियों को एक स्पीच देने वाला होता है, जो देखकर सभी लोग बाय की बात सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जहां पर बाय वहां मौजूद अपने सभी साथियों से कहता है कि इस जंग के दौरान उन्होंने अपने कई सारे जाबाज और काबिल साथियों को खो दिया और उनकी कुर्बानी के बिना वो लोग अपने इस नए घर को हासिल नहीं कर पाते, इसलिए बाय उनके रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के ओपनिंग सेरेमनी के दिन को उन सभी बहादुर वॉरियर्स के नाम करना चाहता था, जिन्होंने अपने घर को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी, ताकि उन लोगों की यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहे। जो कहने के साथ ही बाय को एल्डर जू, जिन और जाओ की याद आने लगती है, जिन्होंने इस वॉर के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। जिस पर बाय सोचता है कि उसने जब अपने कल्टीवेटर बनने की जर्नी स्टार्ट की थी तो उसे लगता था कि सभी कल्टीवेटर सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करते हैं ताकि वो लोग ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सके, पर इन सभी वॉर और उसके एक्सपीरियंस के बाद बाय को यह एहसास हो गया था कि असल में कल्टीवेटर की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल होती है, जिन्हें मरने का काफी बड़ा खतरा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बाय अपनी कल्टीवेशन जारी रखना चाहता था ताकि वो अपने मरे हुए साथियों की कुर्बानी को जाया न होने दे। तभी बाय को कल की बात याद आने लगती है, जहां पर हमें पता चलता है कि टीएनयू ने रिवर डिफाइनिंग
डिफाइनिंग सेक्टर को छोड़ दिया था, क्योंकि जंग के दौरान टियान्यू ने अपनी आंखें और अपने सभी दोस्तों को खो दिया था, जिस वजह से उसके अंदर एक कल्टीवेटर के पाथ पर चलने की और ज्यादा इच्छा नहीं बची थी। इसलिए टियान्यू क्लाउड माउंटेन में मौजूद अपने स्प्लिट सेक्टर वापस जा रहा था, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी वहां पर अपने दोस्तों की यादों में बिता सके। जिसके बाद टियान्यू रिवर डिफाइनिंग सेक्टर को छोड़कर चला जाता है। इसलिए बाय फैसला करता है कि वो आज के बाद से अपने किसी और साथी की जान नहीं जाने देगा और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि उसके किसी और साथी को दुख से भरे दिन न देखने पड़े। जिसके बाद ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है। तभी लीडर ज़ैंग बाय से मिलने आते हैं, जो बाय की स्पीच सुनकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर इस वॉर के दौरान उन्हें कुछ भी हो जाता तो बाय उनके सेक्टर को उनके बिना भी किसी दिक्कत के आराम से आगे बढ़ा पाता। पर अब जब उन्होंने इस वॉर को जीत लिया है और वो एक मिड-ईस्टर्न सेक्टर बन गए हैं, तो उनके सेक्टर को पहले से भी काफी बड़ा खतरा था, क्योंकि दूसरे मिड-ईस्टर्न सेक्टर को रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के एक मिड-ईस्टर्न सेक्टर बनना पसंद नहीं आया होगा। इसलिए वो लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। और उन सभी सेक्टर के पास एक स्लेशल नाम का वॉरियर भी मौजूद था, और सिर्फ उनका रिवर डिफाइनिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जिनके पास अपना कोई स्लेशल गार्डियन नहीं था। इसलिए लीडर ज़ैंग इस बात का डर होता है कि अगर उन तीनों मिड-ईस्टर्न सेक्टर ने एक साथ मिलकर उन पर अपने सेलेस्टियल बीइंग के साथ हमला किया तो वो लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि नेसेंट सोल स्टेज लैम्प के वॉरियर के मुकाबले सेलेस्टियल लैम्प के वॉरियर के पास अनलिमिटेड एनर्जी होती है। इसलिए वो लोग बिना रुके कई दिनों तक लगातार लड़ाइयां लड़ सकते हैं। इसलिए सभी लीडर ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो लोग कुछ सालों तक सीक्रेट में जाकर अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ताकि वो लोग अपने लाइफ टाइम के अंदर ही सेलेस्टियल लैम्प को अचीव कर सके, जिससे उनके सेक्टर को एक काफी बड़ा पावर बूस्ट मिलेगा। इसलिए लीडर ज़ैंग चाहते थे कि बाय उनके सभी लीडर की गैर हाजिरी में उनके रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का काम संभाले, क्योंकि उनके जाने के बाद बाय ही एक ऐसा शख्स था जिसके पास उनके सेक्टर को चलाने की ताकत थी। जिस पर बाय लीडर ज़ैंग की बात मान जाता है और उनसे उनकी गैर हाजिरी में उनके सेक्टर की प्रोटेक्शन करने का वादा करता है। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।